हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। हम पढ़ रहे थे वाउचिंग वाला टॉपिक ऑडिटिंग के अंदर, तो आज उसी को ही हम कंटिन्यू करते हुए अलग अलग जो बुक्स हैं उसके अंदर किस तरीके से वाउचिंग की जाती है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वाउचिंग ऑफ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसका मतलब है प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों का प्रमाणन। तो हम जो पहले ओरिजिनल एंट्री की जो बुक्स हैं उनका किस तरीके से वाउचिंग किया जाता है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं वाउचिंग ऑफ कैश बुक, जिसे हम बोलते हैं रोकड़ बही का प्रमाणन। तो सबसे पहले रोकड़ बही का प्रमाणन देखते हैं। देखिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमंग द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इज़ कैश बुक। तो ये प्रारंभिक लेखे की जो पुस्तकें होती है उसमें जो रोकड़ बही है वो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है या सबसे महत्वपूर्ण है वो। ठीक है, इसलिए इसका प्रमाणन भी क्या माना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और इसका प्रमाणन करते समय ऑडिटर को ये ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पे इंटरनल चेक सिस्टम कैसा चल रहा है। अगर इंटरनल चेक सिस्टम बहुत स्ट्रांग है और अच्छे से काम किया जा रहा है वहाँ पे, तो उस ऑडिटर को क्या करना चाहिए कि सिर्फ क्या टेस्ट चेकिंग से ही इसका चेक करना चाहिए। लेकिन अगर वहाँ पे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम काम नहीं कर रहा है, आंतरिक अंकेक्षण या आंतरिक परीक्षण जांच नहीं आंतरिक अंकेक्षण या आंतरिक जांच जो प्रणाली है वो अगर व्यवसाय में सही ढंग से काम नहीं कर रही है, तो अंकेक्षण को क्या करना चाहिए, रोकड़ बही की पूर्ण जांच करनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या कहा हुआ है। द वाउचिंग ऑफ कैश बुक कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो कैश बुक की जो वाउचिंग है, जो प्रमाणन है, उसे 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, वाउचिंग ऑफ रिसिप्ट्स एंड वाउचिंग ऑफ पेमेंट। तो कैश बुक का जो रिसिप्ट साइड है और जो पेमेंट साइड है, इन दोनों की जो वाउचिंग है, जो प्रमाणन है, वो अलग अलग किया जाता है। ठीक है, ये तो है प्राप्ति पक्ष का प्रमाणन और ये है भुगतान पक्ष का प्रमाणन। तो दोनों का प्रमाणन अलग अलग किया जाता है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले देखते हैं वाउचिंग ऑफ कैश रिसिप्ट। तो रिसिप्ट का जो वाउचिंग है वो हम देखते हैं। ठीक है, द वाउचिंग ऑफ रिसिप्ट इज़ मोर डिफ़िकल्ट दैन द वाउचिंग ऑफ पेमेंट। ठीक है, जो रिसिप्ट का जो वाउचिंग है वो पेमेंट के वाउचिंग से क्या है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है। सिंस ओनली द इनडायरेक्ट एविडेंस एज अ रूल कैन बी ओब्टेन, क्योंकि वहाँ पे केवल क्या होते हैं, अप्रत्यक्ष सबूत ही मिलते हैं। ठीक है, जो रिसिप्ट के संबंध में अंकेक्षक को जो सबूत मिलते हैं, जो एविडेंस मिलते हैं, वो कैसे मिलते हैं, अप्रत्यक्ष प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, या अप्रत्यक्ष सबूत मिलते हैं, क्योंकि प्राप्ति पक्ष के प्रमाणन के संबंध में अंकेक्षक को जो भी एविडेंस दिए जाते हैं वो संस्था द्वारा खुद ही लिखे जाते हैं और डायरेक्ट उन पार्टी से नहीं मिलते हैं जिनसे कैश रिसिप्ट हुई है। ठीक है, इसलिए इसका जो वाउचिंग है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट माना जाता है। ठीक है, Therefore, the auditor is required to be extra cautious in this regard. इसके लिए ऑडिटर को इस मामले में थोड़ी और ज़्यादा सतर्कता बरतने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो भी यहाँ पे एविडेंस मिलेंगे वो संस्था खुद लिख करके ऑडिटर को देने वाली है। ठीक है, इसलिए उसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा सावधानी रखनी है, एक्स्ट्रा चतुराई से थोड़ा काम करना है। कीप इन द व्यू ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स, और उन्हें निम्न बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले इंटरनल चेक। ठीक है, ये देखना है कि वहाँ पे ये जो आंतरिक निरीक्षण प्रणाली है वो कैसे काम कर रही है। ठीक है, अगर आंतरिक निरीक्षण प्रणाली सुदृढ़ है और सही ढंग से काम कर रही है तो अंकेक्षक क्या कर सकता है, परीक्षण जांच से भी काम चला सकता है। परीक्षण जांच तो आप जानते ही हैं, जिसमें सारे ट्रांजैक्शन की जांच नहीं करके कुछ ट्रांजैक्शन को सैंपल रूपी लिया जाता है और उनकी जांच की जाती है। तो अगर वहाँ पे इंटरनल चेक सिस्टम अच्छा चल रहा है, स्ट्रांगली काम कर रहा है, तब तो वो कर सकता है ऐसा काम। लेकिन अगर वहाँ पे इंटरनल चेक सिस्टम स्ट्रांगली काम नहीं कर रहा है तो ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी और उसे पूरी डिटेल में सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, और उसे जो रिसिप्ट बुक्स होती हैं उसका किस तरीके से उपयोग किया जा रहा है और रिसिप्ट देने की कौन सा सिस्टम वहाँ पे चल रहा है बिजनेस में, ये भी देखना होता है। ठीक है, और बैंक से जो रिसिप्ट मिल रही है या जो जमा कराई जा रही है उनकी प्लेन स्लिप वगैरह जो होती है उनकी सब अच्छे से चेकिंग करनी होती है। ठीक है, फिर बात करते हैं सेकेंड पॉइंट, टेलिंग ऑफ कच्ची रोकड़ बही विद द पक्की रोकड़ बही। ठीक है,
तो ये जो कच्ची रोकड़ बही और पक्की रोकड़ बही है उसका मिलान करना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि कुछ चीज़ें कच्ची रोकड़ बही में तो लिखी हुई है और पक्की रोकड़ बही में वो लिखने से छूट जाए, इसलिए उनको दोनों को अच्छे से मिलान करना चाहिए। ठीक है। वाउचिंग ऑफ द रिसिप्ट साइड, और जो रिसिप्ट साइड है उसकी वाउचिंग करनी चाहिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान से देखनी चाहिए। क्या क्या चीज़ें ध्यान से देखनी चाहिए कि जो वाउचर है उनके ऊपर जो एंट्री का नंबर है वो लिखा हुआ है या नहीं है, और इसी तरह एंट्री के सामने वाउचर का नंबर लिखा हुआ है या नहीं है, ये चेक करना चाहिए। ठीक है। फिर सेकंड क्या चेक करना चाहिए कि वाउचर पर जो डेट लिखी हुई है, जो नेम लिखा हुआ है, जो अमाउंट लिखा हुआ है, वो कैश बुक के अंदर जो रिसिप्ट साइड में अमाउंट लिखा हुआ है उससे बिल्कुल मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है। अगर कोई एंट्री ऐसी है जिसका कोई वाउचर नहीं हो तो उसके बारे में थोड़ी डिटेल में जांच करनी चाहिए। ठीक है। और अगर कोई रिसिप्ट ऐसी है जो कटी फटी हुई हो तो उस पर अथॉरिटी या जो भी अधिकारी है उसके सिग्नेचर किए हुए हैं या नहीं किए हुए हैं। ठीक है। और रोकड़ प्राप्तियों के साथ में रोकड़ बही की भी जांच करनी चाहिए। जो लेज़र होती है कैश लेज़र, उसकी भी उसको अच्छे से जांच करनी चाहिए। रिसिप्ट्स की भी उसको एक एक एंट्री चेक करनी चाहिए। और बैंक में जो अमाउंट उसने जमा करवाई है बिजनेस ने, उसकी पेड स्लिप्स को चेक करना चाहिए और अमाउंट को मैच करना चाहिए। ठीक है। ये जो रिसिप्ट साइड है उसका अच्छे से उसको वेरिफिकेशन पूरा क्या वाउचिंग करना चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं वाउचिंग ऑफ डिफरेंट आइटम ऑफ कैश रिसिप्ट। जो कैश रिसिप्ट की अलग अलग आइटम्स हैं उनकी वाउचिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैश सेल्स की। ठीक है। तो कैश सेल्स जो होती है नगद बिक्री, उसकी किस प्रकार से जांच की जाएगी। ठीक है। तो उसकी जांच के लिए आपको कौन कौन से वाउचर मिल सकते हैं। एक तो आपको क्या मिल सकते हैं, सेल्समैन के स्टेटमेंट आपको मिल सकते हैं, सेल्समैन की समरी आपको मिल सकती है, और जो कैशियर है, कैशियर के जो स्टेटमेंट है जिसने कैश डिपॉजिट किया है उसकी जो स्टेटमेंट है उससे चेक करना चाहिए। ठीक है। और साथ में जो कैश का स्टेटमेंट है उसको भी चेक करना चाहिए, और कैश मेमो वगैरह उनकी जो कॉपीज़ है उससे इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है। फिर बात करते हैं रिसिप्ट फ्रॉम डेटर। डेटर से कोई रिसिप्ट हुई है तो इससे क्या, जब भी डेटर से कोई अमाउंट हमें रिसीव होती है तो हम उन्हें क्या देते हैं, रिसिप्ट देते हैं। ठीक है। तो रिसिप्ट की मेन कॉपी तो उन डेटर को दे देते हैं, लेकिन उसकी एक कॉपी बिजनेस में रखते हैं। तो जो भी अमाउंट उनसे रिसीव हुई है उनकी जो रिसिप्ट की कॉपी है उससे उसको चेक करना चाहिए। ठीक है। और साथ ही में हमने अकाउंटिंग एंट्रीज़ में जो लिखा है उससे भी चेक करना चाहिए डेटर के अकाउंट में कितना अमाउंट रहता था, किस तरीके से एंट्रीज की गई है। ठीक है। वो भी चेक करना चाहिए। और साथ ही में डेटर को डिस्काउंट या अलाउंस वगैरह दिया है तो इसके संबंध में भी कुछ चेक करना चाहिए ऑडिटर को। ठीक है। फिर बात करते हैं अमाउंट रिसीव्ड ऑन बिल्स रिसीवेबल। अगर बिल्स रिसीवेबल से कोई अमाउंट रिसीव होता है तो इसके लिए उनको क्या चेक करना चाहिए, बिल्स रिसीवेबल की जो लेज़र है उसको चेक करना चाहिए। ठीक है। और जो बिल्स डिस्काउंट करवाए हैं बैंक से उसके लिए भी कुछ चेकिंग करनी चाहिए। ठीक है। बिल्स की ड्यू डेट को चेक करना चाहिए, और जो डिपॉजिट स्लिप्स मिलती है बैंक की जो पासबुक है उससे क्या करना चाहिए, इसको चेक करना चाहिए। ठीक है। फिर बात करते हैं इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट से कोई इनकम हुई हो तो इन्वेस्टमेंट की इनकम को देखने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट के अकाउंट को चेक करना होगा। जो उस पर इनकम जो रिसीव हुई है, इंटरेस्ट जो रिसीव हुआ है, उसकी जो रिसिप्ट्स मिली है वो चेक करनी चाहिए। और साथ ही में हमें क्या देखना चाहिए, बैंक पासबुक और जो लाभांश अधिपत्र वगैरह मिलता है वो हमें चेक करना चाहिए। ठीक है। डिविडेंड वारंट वगैरह बिजनेस को मिलता है तो वो सारी कुछ चीज़ें चेक करनी चाहिए। ठीक है। इन्वेस्टमेंट किया है बिजनेस ने तो इन्वेस्टमेंट किसी में भी हो सकता है। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट के अकाउंट को चेक करना चाहिए, और साथ में इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो इंटरेस्ट का जो भी स्लिप है उसको चेक करना चाहिए, बैंक पासबुक को चेक करना चाहिए, और डिविडेंड वारंट मिले हैं तो डिविडेंड वारंट को भी चेक करना चाहिए। ठीक है। फिर है इंटरेस्ट ऑन लोन और बैंक डिपॉजिट। अगर कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ है बिजनेस को, या तो लोन पे हुआ है या फिर बैंक की डिपॉजिट पे हुआ है, तो उसको भी चेक करना चाहिए। उसको कैसे चेक कर सकते हैं, जो लोन के एग्रीमेंट होते हैं उससे चेक कर सकते हैं, रिसिप्ट से चेक कर सकते हैं, रिसिप्ट्स की जो कॉपीज़ होती है उससे चेक कर सकते हैं, और जो लोन अकाउंट है उससे भी हम चेक कर सकते हैं, और बैंक रिकन्सिलेशन और बैंक स्टेटमेंट से भी हम उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट इनकम है हमारी रेंट रिसीव्ड, किराया या प्राप्ति किराया। ठीक है।
तो इसके लिए आपको जो रेंट के एग्रीमेंट है उसको चेक करना चाहिए, आपको मतलब ऑडिटर को उसको चेक करना चाहिए, और साथ में जो रेंट की टेबल बनी हुई है उसको चेक करना चाहिए। अगर कोई रिसिप्ट मिली है या रिसिप्ट की कॉपी मिली है तो उसको चेक करना चाहिए, और एजेंट का अगर कोई स्टेटमेंट है तो उसे चेक करना चाहिए, और जो किराएदार होते हैं उन्होंने अगर कोई रिसिप्ट या कोई प्रमाण पत्र दिया है तो उसको चेक करना चाहिए। ठीक है, फिर बात करते हैं कमीशन रिसीव्ड, कि अगर बिज़नेस को कमीशन रिसीव हुआ है तो उसका कहाँ से पता करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए संस्था को जो कमीशन मिलता है उसके बीच में, संस्था के बीच में और जहाँ से उसको कमीशन मिल रहा है उसके बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है तो उस एग्रीमेंट से हमें कमीशन की रेट को पता करना चाहिए। ठीक है, तो एग्रीमेंट से हम कमीशन की अमाउंट से, उसके स्टेटमेंट से, उसकी रिसिप्ट की कॉपी से, ठीक है, और अगर सेल्स पे अगर हमको कमीशन मिला है बिज़नेस को तो जो भी सेल्स का जो स्टेटमेंट होता है या उसकी जो कॉपीज़ होती है उससे हम पता कर सकते हैं कि कमीशन कितना होना चाहिए और कितना मिला है और कितना लिखा हुआ है। ठीक है, फिर बात करते हैं सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट बेचे हैं और किसी एजेंट के थ्रू बेचे हैं तो एजेंट का जो भी सेल्स नोट होता है उससे हम पता कर सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट ओरिजिनली कौन से प्राइस पर बेचे गए हैं। ठीक है, और साथ ही में जो भी रिसिप्ट्स वगैरह मिलती है उससे भी हम चेक कर सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट से कितनी इनकम हुई है और कितनी लिखी गई है। ठीक है, फिर बात करते हैं सेल ऑफ फिक्स असेट्स। अगर असेट्स बेचे हैं और किसी एजेंट के थ्रू बेचे गए हैं, ठीक है, तो एजेंट का जो भी सेल्स स्टेटमेंट होगा उससे हम उसको चेक कर सकते हैं, और हम किसी रिसिप्ट से चेक कर सकते हैं। ठीक है, और सेल्स का जो एग्रीमेंट होता है, सेल एग्रीमेंट, उससे हम चेक कर सकते हैं, सेल एग्रीमेंट की जो कॉपी होती है उससे हम चेक कर सकते हैं कि असेट्स एक्चुअली कौन से प्राइस पर बेचे गए हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं बैड डेट्स डिविडेंड। अगर बैड डेट्स डिविडेंड है तो उसका अगर आपको चेक करना है कि कितना है, अमाउंट कैसे है, क्या है, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो डिविडेंड पेपर्स होते हैं उनकी कॉपीज से चेक कर सकते हैं, और दूसरा कोई भी अगर डॉक्यूमेंट हो तो उससे हम चेक कर सकते हैं, और रिसिप्ट्स हो तो रिसिप्ट से चेक कर सकते हैं। ठीक है, और बैड डेट नेक्स्ट है रिसिप्ट फ्रॉम हायर परचेज एग्रीमेंट। अगर बिज़नेस हायर परचेज एग्रीमेंट से अगर कोई किराए पर देता है या कोई मतलब असेट्स को सेल करता है तो ये हम चीज़ें पता कर सकते हैं एग्रीमेंट से। ठीक है, एग्रीमेंट की जो कॉपी होगी उससे पता कर सकते हैं, रिसिप्ट से पता कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट जो बैंक में डिपॉजिट हुई है उससे हम पता कर सकते हैं। ठीक है, और सेल्स बुक जो है उससे भी हम पता कर सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, अदर मिसलेनियस रिसिप्ट जो है दूसरी कोई भी, जैसे कि सपोजिवली कहीं से इंश्योरेंस कंपनी से अमाउंट रिसीव हुई है या फिर कहीं से डोनेशन मिला है, ठीक है, सब्सक्रिप्शन मिला है, कोई क्लेम मिला है या एजेंट से कोई अमाउंट रिसीव हुई है, तो इसका वेरिफिकेशन कैसे करेंगे। अगर देखिए इंश्योरेंस से कोई अमाउंट रिसीव हुई है तो जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उसकी जो रिसिप्ट होती है और बैंक की जो पासबुक होती है उससे पता कर सकते हैं। और अगर हम डोनेशन की अमाउंट को पता करना चाहते हैं या सब्सक्रिप्शन की अमाउंट को पता करना चाहते हैं तो हम मेंबर के रजिस्टर और मेंबर का जो अकाउंट है उससे पता कर सकते हैं। और अगर कोई क्लेम रिसीव हुआ है तो क्लेम का जो भी रिटन डॉक्यूमेंट होगा उससे पता करेंगे। ठीक है, और बीच में जो भी रिसिप्ट्स वगैरह मिली है उससे हम पता कर सकते हैं। और एजेंट से अगर कोई अमाउंट रिसीव हुई है तो एजेंट जो भी अपना स्टेटमेंट भेजेगा या जो रिसिप्ट भेजेगा या जो भी उनके बीच में कम्युनिकेशन होगा, पेपर कम्युनिकेशन, उससे हम पता कर सकते हैं कि अमाउंट कितनी है। ठीक है, तो ये था रिसिप्ट साइड। रिसिप्ट साइड में हमें इस तरीके से वेरिफिकेशन करना है, इसके एविडेंस को ध्यान में रखते हुए। अब नेक्स्ट बात करते हैं वाउचिंग ऑफ कैश पेमेंट। जो कैश पेमेंट है उसकी वाउचिंग कैसे की जाती है। ठीक है, तो देखिए ये भी बात है इसमें, इट हैज़ बीन सेड दैट in the vouching payments the auditor does not merely seek proof that the money has been paid away, he has to examine many other things as mentioned hereunder। तो देखिए सिर्फ यही नहीं है कि जो ऑडिटर है उसको भुगतान का प्रमाणन करते समय सिर्फ यही नहीं देखना चाहिए कि पैसे दे दिए गए हैं, इसके अलावा भी उसे दूसरी चीज़ें चेक करनी चाहिए। क्योंकि देखिए पैसे दिए हैं, कहाँ दिए हैं, कितने दिए हैं, अगर वो इस साल के हैं या नहीं है, बिज़नेस के है या नहीं है, ये सारी चीज़ें उसको चेक करनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या क्या चीज़ें उसको चेक करनी चाहिए पेमेंट के रिगार्डिंग, कैश पेमेंट के रिगार्डिंग। तो देखते हैं हम एक एक करके।
सबसे पहले देखते हैं एक्चुअलिटी ऑफ द पेमेंट, कि भुगतान की वास्तविकता को चेक करना चाहिए। अंकेशक को ये देखना चाहिए कि भुगतान वास्तव में किया गया है या नहीं किया गया है, और यह जांच संबंध प्रमाणकों की सहायता से की जा सकती है। उसके जो वाउचर होंगे उससे हम उसकी चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं पेमेंट विथ रिगार्ड टू द ऑडिट ईयर। ये भी देखना चाहिए कि जो भुगतान का संबंध अंकेक्षण वर्ष से है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जो पेमेंट किया गया है वो पिछले साल कर दिया गया है और लिख इस साल में दिया हो, ठीक है। तो वास्तव में वो जो पेमेंट किया गया है वो ऑडिट ईयर से रिलेट रखता है या नहीं रखता है, ये भी चेक करना चाहिए। पेमेंट फॉर द बिजनेस के लिए पेमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कंपनी के किसी मैनेजर ने अपने घर पे कोई सामान मंगवा दिया और उसका जो खर्चा है, एक्सपेंसेस है, वो बिज़नेस के अकाउंट में डाल दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जो पेमेंट है वो बिज़नेस के लिए ही होना चाहिए, ठीक है। पेमेंट टू द राइट पर्सन, और पेमेंट सही इंसान को होना चाहिए, सही व्यक्ति को होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भुगतान किसी और को करना था और किसी और को कर दिया गया, ठीक है। उसमें कुछ गड़बड़ी होने की संभावना हो सकती है, इसलिए ये भी ध्यान से देखना चाहिए कि पेमेंट वास्तव में सही पर्सन को किया गया है या नहीं किया गया है। पेमेंट टू राइट अमाउंट, और सही अमाउंट का पेमेंट किया है या नहीं किया है। ऐसा तो नहीं है कि कम अमाउंट का पेमेंट कर दिया, या ऐसा तो नहीं है या ज़्यादा अमाउंट का पेमेंट कर दिया। बिल्कुल राइट अमाउंट का पेमेंट करना चाहिए, ठीक है। फिर ये देखना है ड्यू पेमेंट ड्यू हुए हैं या नहीं हुए हैं। ऐसा तो नहीं है कि ड्यू होने से पहले ही उसका पेमेंट कर दिया, या फिर जो पेमेंट किए गए हैं वो इस ईयर में ड्यू ही नहीं हुए हैं, ठीक है। या फिर वो किसी और ईयर में ड्यू हो गए थे और पेमेंट इस ईयर में कर दिया, तो उसकी ड्यू डेट को भी चेक करना चाहिए, ठीक है। फिर ऑथराइजेशन ऑफ पेमेंट सही तरीके से ऑथराइज होने चाहिए। जो ऑफिसर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उन पेमेंट को ऑथराइज़ करने के लिए, तो उन्होंने उसका ऑथराइजेशन किया है या नहीं किया है, ये बात भी चेक करनी चाहिए। फिर बात करते हैं नो पेमेंट फॉर अल्ट्रा वायरस एक्ट। कोई भी सख्ती से परे कार्यों के लिए पेमेंट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर संस्था में कोई नियम बने हुए, जैसे कंपनी के लिए पार्षद सीमा नियम और अंतर नियम, साझेदारी फर्म के लिए पार्टनरशिप डीड और सहकारी समिति के लिए उप नियम बने हुए हैं, तो देखना चाहिए कि संस्था का निर्माण किन उद्देश्यों के लिए किया गया है, और कोई ऐसा भुगतान तो नहीं कर दिया जो इन उद्देश्यों के लिए नहीं करके किसी और काम के लिए किया हो। मतलब कुल मिला के बात यह है कि जिस उद्देश्य के लिए फर्म या संस्था स्थापित की गई है उस उद्देश्य के लिए भुगतान किया है या नहीं किया है। अगर उससे हटके किसी दूसरे काम के लिए भुगतान किया है तो फिर उसके बारे में चेक करना चाहिए, ठीक है। फिर बात करते हैं लेजिटिमेसी ऑफ पेमेंट, ठीक है। लेजिटिमेसी ऑफ पेमेंट ये भी चेक करना चाहिए हमें कि इसका मतलब होता है भुगतान की वैधता, कि जो भुगतान किया गया है वो नियमों के अनुसार किया गया है या नहीं किया गया है। मतलब भुगतान करने के लिए जो नियम बने हुए हैं उनका पालन किया गया है या नहीं किया गया है। फिर बात करते हैं करेक्ट अकाउंटिंग, सही लेखा, और लास्ट में अंकेशक को ये भी देखना चाहिए कि उसका कैश बुक में सही तरीके से अकाउंटिंग की गई है या नहीं की गई है, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखनी चाहिए इन रेस्पेक्ट ऑफ पेमेंट। अब बात करते हैं आगे वाउचिंग ऑफ डिफरेंट आइटम ऑफ पेमेंट। जो अलग अलग आइटम्स हैं पेमेंट की, उनकी वाउचिंग कैसे की जाती है। तो सबसे पहले कैश परचेज़ की बात करते हैं। तो अगर आप कैश परचेज़ की वाउचिंग करना चाहते हैं तो आपको उसको देखना पड़ेगा कैश मेमो को और गुड्स इनवर्ड बुक को, अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू परचेज गुड्स। तो ये सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपको चेक करना पड़ेगा, उसको ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है पेमेंट टू क्रेडिटर को अगर पेमेंट किया है तो आपको किन किन बातों से उसको चेक करना चाहिए। जो रिसिप्ट मिली है हमें क्रेडिटर से, ठीक है, पेमेंट किया था, उस रिसिप्ट से उसको चेक करना चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में हमें देखना चाहिए कि क्रेडिटर कितनी अमाउंट पे लिखे हुए थे। इन्वॉइसेस जो होते हैं उससे हमें चेक करना चाहिए, ठीक है, कि क्रेडिटर की अमाउंट वास्तव में सही तरीके से पेमेंट की है या नहीं की है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट सैलरीज़। तो सैलरीज़ का जो पेमेंट है उसके बारे में अगर हम चेक करना चाहते हैं तो वाउचर कौन कौन से यूज़ करेंगे, हम सैलरी बुक को यूज़ करेंगे, ठीक है, काउंटर फॉइल ऑफ चेक,
चेक का जो काउंटर फॉइल होता है उसको चेक करेंगे, और मिनट बुक जो होती है या अपॉइंटमेंट लेटर्स जो होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं उनसे हम चेक करेंगे कि सैलरी वास्तव में सही पेमेंट किया है या नहीं किया है। फिर बात करते हैं वेजेस। तो वेजेस के लिए हमें देखनी पड़ेगी वेजेस सीट, ठीक है, अटेंडेंस कार्ड देखना पड़ेगा, जॉब कार्ड देखना पड़ेगा, फोरमैन का जो स्टेटमेंट है वो देख सकते हैं हम, या फिर दूसरा कोई सर्टिफिकेट है तो वो देख सकते हैं, ठीक है, और चेक देख सकते हैं हम, पासबुक देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें देख करके हम चेक कर सकते हैं कि वेजेस सही तरीके से पेड की गई है या नहीं की गई है, ठीक है। फिर देखते हैं पेमेंट ऑफ बिल पेएबल। जो बिल्स पेएबल है उनका पेमेंट अगर हमें चेक करना है तो हमें देखना पड़ेगा बिल्स पेएबल की जो अकाउंट है बिल्स पेएबल का, उस बिल्स पेएबल के अकाउंट को हम चेक करेंगे कि वास्तव में बिल्स पेएबल सही अमाउंट पे थे या नहीं थे, उनकी ड्यू डेट्स को चेक करेंगे, ठीक है। और जो चेक वगैरह हमने दिए हैं उसके लिए बिल्स का पेमेंट करने के लिए बिल्स पेएबल का, तो चेक के हम चेक बुक से चेक कर सकते हैं या चेक नंबर से हम चेक कर सकते हैं। फिर बात करते हैं परचेज़ ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। अगर आपने कोई लैंड एंड बिल्डिंग परचेज़ किया है तो उसके लिए आप क्या देख सकते हैं, ट्रांसफ़र डीड देख सकते हैं, बिल्स ऑफ ब्रोकर का स्टेटमेंट देख सकते हैं, ठीक है, ऑक्शनर का नोट देख सकते हैं। तो ये सारे सर्टिफिकेट वगैरह जो होते हैं डॉक्यूमेंट्स, उससे हम चेक कर सकते हैं कि असेट्स का परचेज़ सही अमाउंट से किया गया है और लिखा भी सही गया है या नहीं है, ठीक है। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट परचेज़ ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। अगर आप प्लांट एंड मशीनरी का परचेज़ लिया हुआ है बुक में तो उसको हम चेक कर सकते हैं वेंडर के बिल से, रिसिप्ट से चेक कर सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस से चेक कर सकते हैं, ऑक्शनर के नोट से चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं पेटेंट और कॉपीराइट की। तो पेटेंट और कॉपीराइट अगर परचेज़ किए गए हैं, ठीक है, या उसके लिए कोई पेमेंट किया गया है तो ऑफिशियल जो भी डॉक्यूमेंट रहता है, जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, जो रिसिप्ट ऑफ सेलर्स होते हैं, वो उससे हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट है हमारे पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अगर डिविडेंड का पेमेंट किया है तो वो हम कैसे चेक कर सकते हैं, तो देखिए डिविडेंड का पेमेंट हम चेक कर सकते हैं डिविडेंड वारंट से, डिविडेंड बुक से और पासबुक से, ठीक है। फिर बात करते हैं रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर के जो रेम्यूनरेशंस हैं उसको हम कैसे चेक करेंगे, तो उसको चेक करने के लिए हम एग्रीमेंट को यूज़ कर सकते हैं, रेम्यूनरेशन बिल यूज़ कर सकते हैं, रिसिप्ट्स यूज़ कर सकते हैं, और जो भी रेलिवेंट सेक्शन होगा इसके लिए या जो भी एक्ट का जो रेलिवेंट सेक्शन होगा उससे हम चेक कर सकते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर को जो रेम्यूनरेशन दिया गया है वो सही दिया गया है या नहीं दिया गया है, ठीक है। फिर बात करते हैं पेमेंट ऑन हायर परचेज एग्रीमेंट। हायर परचेज एग्रीमेंट पे जो पेमेंट किया है उसको हम चेक कर सकते हैं एग्रीमेंट से, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट से और रिसिप्ट से हम चेक कर सकते हैं। फिर बात कर सकते हैं नेक्स्ट हम डायरेक्टर फीस, ठीक है। डायरेक्टर को जो फ़ीस दी गई है उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं कि डायरेक्टर के लिए जो भी रूल बने हुए हैं डायरेक्टर फ़ीस के लिए कंपनीज एक्ट में, उसके अकॉर्डिंग कितना पेमेंट होना चाहिए और एक्चुअली कितना पेमेंट किया गया है वो हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं बैंक चार्जेस। तो बैंक चार्जेस को हम कैसे वाउचिंग कर सकते हैं, उसकी बैंक का जो स्टेटमेंट होता है या बैंक का जो पासबुक होता है उसको हम चेक कर सकते हैं कैश बुक से, ठीक है। तो हमें बैंक चार्जेस पता चल जाएंगे और साथ ही हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को भी देख सकते हैं इस रिगार्डिंग, ठीक है। फिर बात करते हैं हम कमीशन पेड। अगर कोई कमीशन पेड किया गया है बिजनेस के थ्रू तो हमें देखना चाहिए कि कमीशन एजेंट को पेड किया गया है तो बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ था, कौन सी रेट से कमीशन पेड करना है और वास्तव में जो कमीशन पेड किया गया है उसका जो स्टेटमेंट है उससे हम चेक कर सकते हैं उसको, ठीक है। फिर है बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर। अगर बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हो जाते हैं तो ये हम बैंक पासबुक से पता कर सकते हैं, ठीक है। बैंक पासबुक और बैंक इंटीमेशंस जो होते हैं और बैंक का जो भी स्टेटमेंट होता है वो इस चीज़ के लिए क्या होता है, एकदम बेटर एविडेंस होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं पैटी एक्सपेंसेस। पैटी एक्सपेंसेस हम चेक कर सकते हैं अपनी पैटी कैश बुक से, ठीक है। जो पैटी कैश बुक होती है उससे हम चेक कर सकते हैं कि पैटी एक्सपेंसेस कितने पेमेंट किए गए हैं और जो पैटी कैशियर होता है उसका जो स्टेटमेंट होता है उससे भी हम उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर बाद में है मिसलेनियस एक्सपेंसेस। जो दूसरे अन्य जो व्यय होते हैं उसको हम जैसे कि रेंट, टैक्सेस, इंश्योरेंस प्रीमियम, एडवर्टाइजमेंट वगैरह, तो इनकी जो रिसिप्ट्स होती हैं, ठीक है, उन रिसिप्ट्स के बेस पे हम उनको चेक कर सकते हैं। तो ये था आपके
वाउचिंग ऑफ कैश बुक, कैश बुक की रिसिप्ट साइड का वाउचिंग और कैश बुक के पेमेंट साइड का वाउचिंग। ठीक है, तो ये कैश बुक का था। नेक्स्ट आगे जो अलग अलग बुक्स हैं, परचेज बुक और परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न बुक, वो भी हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। ओके, थैंक यू सो मच।